हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुमित शुक्ला है। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन पॉइंट पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी सब्जेक्ट। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को हम। आज पहली क्लास है तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूँ। आखिर में बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी टर्म कहाँ से आया, बायोलॉजी टर्म की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की और कब की, और इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें बायोलॉजी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है बायोलॉजी। दोस्तों, बायोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी क्या है? एक ग्रीक वर्ड जो दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो आपका है ये ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका है बायोस, मैंने पहले बताया कि ग्रीक वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस मीन्स होता है लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ। और आपका बायोस प्लस लोगोस, बायोस प्लस लोगोस मीन्स होता है स्टडी। तो इसका जो है क्या हुआ अर्थ, मीन क्या हुआ बायोलॉजी का कि स्टडी ऑफ, इसका मीन्स क्या हुआ बायोलॉजी का? स्टडी ऑफ लाइफ। और इसको क्या कह सकते हो? आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब बायोलॉजी के अंतर्गत हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवित जीवधारियों, जीवित प्राणियों के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है। अगर इसकी डिफिनीशन आपको बताना हो तो क्या कहेंगे कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवित जीवधारियों या प्राणियों की स्टडी करते हैं, उनकी संरचना का, उनकी मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसकी बाह्य संरचना, उसकी आंतरिक संरचना, उसकी प्रक्रिया, जीवन की सारी प्रक्रियाएं, जैसे कि रिस्पायरेशन है। क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग के कैरेक्टर तो आप लोगों को पता होंगे, क्योंकि ऑल लिविंग, सजीव के क्या कैरेक्टर हैं? लिविंग के कैरेक्टर क्या हैं? वो रिस्पायरेशन करते हैं, वो उनमें डाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। बहुत सारे कैरेक्टर हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। नॉन लिविंग के कैरेक्टर तो आप लोगों को पता होंगे। जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें ये सारी प्रक्रियाएं एब्सेंट होती हैं, कोई प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस आप लोगों को पता हो गया। लिविंग जो होंगे वो जो उनके कैरेक्टर क्या होंगे, वो जो है आपके जीवन की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उनको शो करते हैं, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन करते हैं। चलिए आइए आते हैं, अब बायोलॉजी होगी। अब आपको पढ़ना है कि बायोलॉजी, बता दिया मैंने टर्म क्या होता है। अच्छा, बायोलॉजी टर्म की जो है डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले बायोलॉजी टर्म की डिस्कवरी आपके दो साइंटिस्ट थे। बायोलॉजी टर्म की डिस्कवरी करने के लिए दो साइंटिस्ट आए। एक का नाम था लैमार्क। दूसरे साइंटिस्ट थे लैमार्क और दूसरे साइंटिस्ट थे आपके ट्राइविरेनस। इन दो साइंटिस्ट ने 1801 में बायोलॉजी टर्म नाम दिया। अच्छा, बायोलॉजी टर्म नाम दिया। और इसके बायोलॉजी के जो फादर हैं लैमार्क, इन्होंने केवल बायोलॉजी टर्म दिया। इसके फादर जो हैं बायोलॉजी के, वो हैं आपके बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी आपके कौन हैं? अगर कहेंगे बायोलॉजी ऑफ फादर ऑफ, अगला पॉइंट है आपका फादर ऑफ बायोलॉजी, ये हैं आपके अरिस्टोटल। क्या नाम है? अरिस्टोटल, जिन्हें आप अरस्तु कहते हैं। अरस्तु बायोलॉजी के फादर हैं। अब इसके बाद आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं और लिविंग बीइंग्स का करते हैं अध्ययन, स्टडी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी आपने देखा अरिस्टोटल है, यानी को अरस्तु कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी है। हालांकि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन आपको जो मेन ब्रांचेस पढ़नी है बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं?
तो दो मेन ब्रांचेस बायोलॉजी की हैं, एक है आपकी जूलॉजी जिसको आप कहते हैं जंतु विज्ञान, दूसरी है आपकी बॉटनी जिसको आप कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो दूसरा हमें पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की मेन दो ब्रांचेस हैं, एक है आपकी जूलॉजी जिसे कहते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, दूसरी है आपकी बॉटनी, बॉटनी जिसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अच्छा, आपको पता होगा कि दो मेन ब्रांचेस हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब आइए जंतु विज्ञान पे, जंतु विज्ञान के बारे में थोड़ी स्टडी कर ली जाए कि जंतु विज्ञान के फादर कौन से हैं, क्या क्या करना है जंतु विज्ञान में, हमें किसकी स्टडी करनी है जंतु विज्ञान में। तो देखिए आपको यहाँ बताते हैं जूलॉजी, पहली ब्रांच कौन सी है, जूलॉजी। तो सबसे पहले जो फादर है जूलॉजी के, फादर ऑफ जूलॉजी हैं आपके अरिस्टोटल। कंफ्यूज ना होना, क्योंकि बायोलॉजी के भी फादर अरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं, और जूलॉजी के भी यहाँ पे आपके फादर अरिस्टोटल ही हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी, सबसे पहले जूलॉजी के फादर कौन हैं, जूलॉजी के फादर हैं आपके अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु। बायोलॉजी के भी फादर अरस्तु और जूलॉजी के भी फादर अरस्तु। और जूलॉजी में क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा जूलॉजी के लिए, कि जूलॉजी में मतलब इसका हिंदी अर्थ है जंतु विज्ञान। यहाँ पे हम जंतु मतलब एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी में क्या किसकी स्टडी करनी है, हमें स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी में हमें स्टडी करनी है एनिमल्स की, एनिमल्स, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो आप स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसको ऐसे लिख सकते हो आप स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स। ऐसा नहीं कि स्टडी ऑफ एनिमल्स बोल दिया है। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स में आपको यूनिसेलुलर से लेके, एक कोशिकी से लेके मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीवों तक का अध्ययन करना है जूलॉजी में हमें, ठीक है। तो जूलॉजी के फादर अरिस्टोटल हैं, इसमें स्टडी करते हैं हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी क्या है, दूसरा पॉइंट। अब आइए, अब ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया था, जूलॉजी पहली ब्रांच हो गई थी। दूसरी ब्रांच है आपकी बॉटनी, बॉटनी। इसके जो फादर हैं, इसके फादर हैं आपके थियोफ्रेट्स, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। जूलॉजी के फादर ऑफ बॉटनी हैं थियोफ्रेट्स। ये आपके जो थियोफ्रेट्स हैं ये स्टूडेंट हैं अरिस्टोटल के। अरिस्टोटल इनके गुरु हैं, गुरु थे। अरिस्टोटल जो है थियोफ्रेट्स के गुरु थे, ये स्टूडेंट थे। तो ये फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेट्स हैं। और यहाँ पे हमें स्टडी करनी है प्लांट्स की, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स मतलब वनस्पतियों की स्टडी करनी है, वनस्पतियों का अध्ययन करना है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। वो प्लांट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक स्टडी करना है हमें। तो देखा अभी तक आपने कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती। अब हमने बताया था आपको बायोलॉजी जब डिफिनेशन में बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं और उनकी क्रियाओं का, प्रक्रियाओं का जो उनके जीवन में होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो आखिर में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कौन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए बताते हैं आपको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन्हें कहते हैं जीवधारी। ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जीवधारी। यहाँ और जीवधारी में आपका एनिमल और प्लांट दोनों सब आएंगे, एनिमल और प्लांट दोनों आएंगे। तो चलिए देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर क्या होते हैं, या इनके लक्षण क्या होते हैं। देखिए इनके कैरेक्टर क्या होते हैं कि जो सजीव हैं उनके कैरेक्टर नंबर 1, तो जो सजीव होंगे वो उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। सजीव जो होंगे उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। ग्रोथ का मतलब वृद्धि और विकास दोनों होंगे जो सजीव होंगे। सजीव जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं, सजीव सेल से बने होते हैं। नंबर 3, जो सजीव होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी पीढ़ी को, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जनन करते हैं, उनमें प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, कि जो लिविंग हैं, सजीव हैं, उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। दूसरा पॉइंट, जो लिविंग हैं, जो सजीव हैं, वो सेल से बने होते हैं। जो लिविंग हैं वो सेल से बने होते हैं, यानी कोशिका से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि और विकास जिनमें होगा, वृद्धि और विकास, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो सजीव होंगे वो रिस्पायरेशन करेंगे, यानी श्वसन करते हैं, रिस्पायरेशन यानी श्वसन करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जो सजीव होंगे वो एक्सक्रीशन भी करते हैं, यानी उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं या उनमें एक्सक्रीशन होता है, इसको उत्सर्जन कहते हैं। मेन खास पॉइंट क्या है कि जो सजीव हैं उनमें उपापचय होगी, सजीवों में उपापचय की क्रिया होती है, जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, उपापचय। तो सजीव के जो कैरेक्टर हैं, 4-5 कैरेक्टर आपने देख लिए, मेन कैरेक्टर आपने पढ़ लिए कि सजीव के क्या होंगे। अच्छा, जो नॉन लिविंग हैं, जो निर्जीव होंगे, उनमें जो है ये सारे कैरेक्टर अब्सेंट होंगे। जो नॉन लिविंग हैं उनमें ये सारे कैरेक्टर अब्सेंट होंगे, नॉन लिविंग, उनमें सारे कैरेक्टर अब्सेंट होंगे, सारे कैरेक्टर अब्सेंट होंगे, कोई भी कैरेक्टर उनमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे एक्सेप्शन है कि सजीव कुछ ऐसे भी हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है वायरस। वायरस हमारा सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण शो करता है। वायरस में क्या है, अगर वो लिविंग के पास जाएगा, सजीव के पास जाएगा, तो उसमें लिविंग के कैरेक्टर आ जाएंगे, वो लिविंग के जैसा व्यवहार करने लगता है। अगर इन्वायरमेंट में होगा तो वहाँ पे वो सूक्ष्म कण के रूप में पाया जाएगा, निर्जीव के कैरेक्टर शो होंगे, उसमें कोई भी सजीव के कैरेक्टर शो नहीं होंगे। अगर लिविंग के अंदर होगा, इंटर करेगा, तब ही उसमें लिविंग के कैरेक्टर शो होंगे। तो वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, वायरस। वायरस ये बहुत ही घातक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए बहुत ही घातक होते हैं। ये जो है संयोजक कड़ी है, संयोजक कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच, मतलब इसमें एक लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर पाए जाएंगे। उसकी कंडीशन है, अगर ये लिविंग के बॉडी के अंदर है तो इसमें लिविंग के कैरेक्टर्स होंगे, मल्टीप्लिकेशन करेगा, विभाजन करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा अगर लिविंग के अंदर है। नॉन लिविंग है और अगर इन्वायरमेंट में बाहर है, बॉडी लिविंग के बाहर है, तो वहाँ पे कोई कैरेक्टर्स में शो नहीं होगा। इनको हम रख सकते हैं, सालों लाखों साल तक रख सकते हैं, डिब्बे में रवि के रूप में भर के रख सकते हैं, और जब भी ये लाखों सालों के बाद जब भी अगर लिविंग के पास आ जाएंगे तो लिविंग के कैरेक्टर शो होंगे, लिविंग की बॉडी के अंदर आएंगे, लिविंग के कैरेक्टर में शो होंगे, ठीक है। तो क्या है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, ठीक। अब देखते हैं, हमने बताया था कि जो लिविंग हैं वो सेल से बने होते हैं, लिविंग जो है वो सेल से बने होते हैं। तो देखिए सेल क्या होती है, यानी कोशिका क्या होती है, आइए देखें। सेल, क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, यानी कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। और कोशिका जो होती है वो सजीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं इसको, है मूलभूत इकाई ये है। क्या है, ये सजीवों के मूलभूत इकाई है, या इसको ऐसे लिखिए कि जीवन की मूलभूत इकाई है। इसको ऐसे लिखिए कि कोशिका जो है वो जीवन की या लाइफ की मूलभूत इकाई है, मूलभूत इकाई है, ठीक है। कोशिका जो है हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। अच्छा, जो सेल है, सेल की स्टडी को, सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ये क्वेश्चन भी आता है
कंपटीटिव एग्जाम्स में कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो मीन्स क्या होता है, यहाँ पे साइटो मीन्स होता है सेल। साइटो टर्म जहाँ भी आ जाए, साइटो शब्द जहाँ भी आ जाए, इसका मतलब होता है सेल। कहीं भी आ जाए आपको जानना है कि इसका मतलब होता है सेल। साइटो मीन्स सेल। और लोगोस को बताया था मैंने आप लोगों को कि होता है स्टडी। लोगोस मीन्स होता है स्टडी, ठीक है। तो क्या हुआ कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, यानी सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि सेल को सबसे पहले किसने देखा, सेल की डिस्कवरी किसने की। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक, डिस्कवरी ऑफ सेल। अच्छा, सेल की जो डिस्कवरी है सबसे पहले आप लोगों को पता है कि रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 में 1665 में की थी। लेकिन इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की थी, इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। डेड सेल की, जीवित कोशिका की डिस्कवरी नहीं की थी इन्होंने खोज, इन्होंने की थी मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा है कि लिविंग की खोज किसने की होगी। तो लिविंग की खोज एक साइंटिस्ट थे आपके एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इन साइंटिस्ट ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। किसकी की थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, और वो भी पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड वाटर में, ठीक है, तालाब के पानी में, तालाब का पानी लिया, उसमें इन्होंने लिविंग सेल देखा। अच्छा, एक चीज़ और है, जब रॉबर्ट हुक ने की थी सेल की डिस्कवरी, उस टाइम में माइक्रोस्कोप प्रिमिटिव टाइप के थे, एडवांस टाइप के माइक्रोस्कोप नहीं थे। बाद में जब एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, उसके बाद इन्होंने एडवांस टाइप के माइक्रोस्कोप की खोज की, तो इन्होंने लिविंग सेल देखा, बहुत अच्छे तरीके से देखा, ठीक है। तो आपने जाना कि सेल की डिस्कवरी किसने की, और ये भी जाना कि जो है सभी जीवित प्राणी सेल से बने होते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। डिस्कवरी पता हो गई कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, लिविंग सेल की किसने की थी, कब की थी, नॉन लिविंग की कब की थी, किसने की थी, ठीक है। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं कि सेल शेप ऑफ सेल, ठीक है, कि शेप के आधार पर सेल का कुछ देखते हैं कि क्योंकि एक ही शेप नहीं होगा सेल का, हर एक सेल शेप में थोड़ा भिन्न होती है एक दूसरे से। तो देखिए ये देखते हैं कि शेप के देखते हैं सेल का शेप, सबसे स्मॉल सेल कौन होगी, लार्जेस्ट सेल कौन होगी, आइए देखते हैं, ठीक है। तो अगर पहला पॉइंट है आपका सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी। सबसे छोटी कोशिका आपकी है माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ कहते हैं, सबसे छोटी कोशिका है। अगर एग्जाम में आए कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट सेल, मतलब सबसे छोटी कोशिका जो होगी, सबसे छोटी कोशिका वो आपकी है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। इसको पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ। तो अगर पीपीएलओ आ जाए ऑप्शन में एग्जाम में, तो पीपीएलओ आपको लगा के आना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, स्मॉलेस्ट हो गई। अब सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी, लार्जेस्ट सेल, सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन होगी। शेप के आधार पे यहाँ पे डिवाइडेशन कर रहे हैं हम। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा, इसको कहते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं ऑस्ट्रिच एग को, ठीक है। तो लिखिए ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अच्छा, एक चीज़ और है आप लोगों को बता दें, एक अगर आए कि ऐसी कौन सी सेल है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि सेल को हम कोई भी ऐसी सेल नहीं है जिसको हम नेकेड आई से देख पाएँ, लेकिन एक ऐसी सेल है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है। वो कौन सी सेल है, तो वो यही सेल है, ऑस्ट्रिच का एग। इसको हम नेकेड आंखों से देख सकते हैं, और ऑस्ट्रिच का एग है। और भी इसके एग्जांपल कुछ रेप्टाइल्स भी हैं, कुछ रेप्टाइल्स भी जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, उनके कुछ भी अंडे ऐसे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप आगे देखिए। अब आपने स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल के बारे में जान लिया। अब देखते हैं कि ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होगी। स्मॉलेस्ट सेल इन
स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मतलब मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, ठीक है। जो मेल गैमीट होता है, मानव का जो मेल गैमीट होता है उसको स्पर्म कहते हैं। तो स्पर्म की सबसे छोटी कोशिका होती है मानव में। अब देखिए अगला पॉइंट कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, मानव में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो वो फीमेल गैमीट ओवम होती है, ठीक है। वो क्या होती है, ओवम जो है सबसे लार्जेस्ट सेल है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, अगर पूछे कि लॉन्गेस्ट सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, कंफ्यूजन ना होना, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट सबसे बड़ी कोशिका जो है वो ओवम है ह्यूमन में, और सबसे लंबी अगर पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, यानी लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन, सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको नर्व सेल कहते हैं। नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका सबसे जो लंबी सेल है वो तंत्रिका कोशिका होगी। तो आपने जान लिया कि सबसे छोटी सेल कौन होती है, माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी सेल कौन होती है, ऑस्ट्रिच एग, और ह्यूमन में सबसे छोटी सेल कौन होती है, स्पर्म सेल होती है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन ओवम सेल होती है, और जो लॉन्गेस्ट है सबसे लंबी कोशिका ह्यूमन की है वो नर्व सेल है। सबसे लंबी कोशिका कौन है, नर्व सेल। आइए आपको आगे कुछ बताते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होना लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में, ठीक है। और हमने ये भी बताया पॉइंट कि ऐसी कौन सी सेल है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, तो वह है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग है, और कुछ रेप्टाइल्स भी हैं, रेंगने वाले जो जंतु होते हैं उनके अंडे भी कुछ हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अगला पॉइंट आपको बताते हैं कि अगर पूछा जाए कि सबसे यूनिसेलुलर एक कोश की, आप लोगों को पता है कि जो जीवधारी एक कोशिका से बने होते हैं, उनकी बॉडी एक कोश सेलुलर लेवल की होती है, मतलब एक ही कोशिका के होते हैं, उनको कहते हैं यूनिसेलुलर। देखो आप पहले देख लीजिए कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। यूनिसेलुलर यानी एक कोश की जीव, एक कोश की जीव। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीवधारी जो केवल एक सेल से बने हों, यानी एक कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं, वो एक कोशिका से बने होते हैं, और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। हालांकि डिटेल जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या होते हैं। मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ढेर सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जीव, मतलब एक से अधिक सेल से बने हों, ठीक है। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हों, ठीक है। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हों उनको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो आपने जाना आज कि क्या होती है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जाना, उसके बारे में जाना, लिविंग के बारे में जाना, नॉन लिविंग के बारे में जाना, और उसके बाद आपने सेल के बारे में जाना कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। बिल्कुल नहीं भूलना है, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आपने सेल की डिस्कवरी के बारे में जाना कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। और उसके बाद आपने सेल का शेप के बारे में भी जाना कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है, लार्जेस्ट कौन होती है, लॉन्गेस्ट। तो बिल्कुल नहीं भूलना है, याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे हम आपके लिए टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक वाइज डिटेल्ड जानकारी देने वाले हैं आपको। तब तक के लिए बस इतना ही, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हमें बताइए भी कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू।